गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और अमित सेठ जो पिछले शो से बने हुए हैं। उसके अलावा अमोल अठावले और सुदीप शाह अपनी टॉप ट्रेड्स बताएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में बाजार के दो बड़े जानकार जुड़ेंगे हमारे साथ। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा और प्रकाश दीवान.in से प्रकाश दीवान, इनसे होगी बातचीत। लेकिन एक बार पहले मार्केट का रुख करते हैं और अब वापस निफ्टी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और इवन बैंक निफ्टी में वो जो डिप आई थी उस डिप में बहुत शानदार बाइंग आई और डिस्पाइट HDFC बैंक नॉट कंट्रीब्यूटिंग। और अब 164 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर और निफ्टी करीब करीब 96 पॉइंट ऊपर इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। एक बार ज़रा आप स्टॉक लेकर आइए ICICI बैंक का। मेरे ख्याल से अब मार्केट ने एक व्यू लिया है कि एटलीस्ट ICICI बैंक ये शायद कॉम्पनसेट करेगा HDFC बैंक की वीकनेस को, क्योंकि देखिए SBI बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकता। एक प्राइवेट बैंक, बड़े प्राइवेट बैंक की हेल्प चाहिए, वो ICICI बैंक शायद प्रोवाइड करे। इसका 52 वीक हाई 1059 है, अब 1025 पर, तो इसने कुछ हद तक वो HDFC बैंक के डिक्लाइन को कॉम्पनसेट किया। इनफैक्ट एक बार बैंक निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर HDFC बैंक दिखाई देगा, राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर ICICI बैंक। बेसिकली दोनों ने और ICICI बैंक ने काफ़ी हद तक HDFC बैंक की डिक्लाइन को ज़्यादा कॉम्पनसेट किया। एक बार लेकर आइए कंट्रीब्यूशन स्क्रीन पर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्वियसली सबसे ऊपर ICICI बैंक 106 पॉइंट और राइट हैंड साइड पर एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, लेकिन ICICI बैंक 106 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प की उसने। अभी का टॉकिंग पॉइंट मेनली यही है, बाकी खैर हम काफ़ी स्टॉक्स ऑलरेडी ब्यूरो डिस्कस कर चुके हैं। जी, तो ICICI बैंक इस कार्यक्रम की शुरुआत में मार्क किया गया आपकी स्क्रीन पे। तो बेनिफिट जो शायद HDFC बैंक नहीं दे पा रहा था आज, या फिर जो डाउन साइड खोल रहा था HDFC बैंक, उसको सिक्योर करता हुआ ICICI बैंक। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और एक लिस्टिंग भी हमें देखनी है, याद रखिएगा, इंटेरो हेल्थ सॉल्यूशंस की। इशू प्राइस 1258 था और करीब करीब 1600 करोड़ जुटाए थे इन्होंने। आपकी स्क्रीन पे मात्र 7 सेकेंड और 1258 रुपये का यहाँ पे प्राइस था। BSE जो कि 1245 पे, तो एक बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल अगर आप देखें धीमी, इनफैक्ट अब 3% नीचे ये ट्रेड करता हुआ है 1228। तो सुखद बाजार में भी आज बहुत, अगर आप देखें, फ्लैट लिस्टिंग स्लाइटली नेगेटिव बायस। अमित सेठ, मानस जायसवाल, अमोल अठावले और सुदीप शाह हमारे साथ हैं। आप चारों को नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। सुदीप, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। नमस्कार वीरू जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला कन्विक्शन आइडिया है टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स में हमने देखा था कि एक जो अच्छी एक अप ट्रेंड हमने पिछले महीने में तकरीबन 800 से लेकर 950 तक की देखी, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, पर स्टॉक अपने 10 डेमा के नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा है और वहां से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स को मौजूदा भाव से बाई किया जा सकता है 930 के स्टॉप लॉस से और 975 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में यदि हम देखें तो जो हिसाब से एक अच्छा मूव जो आज हमने देखा है वो एक कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है, बट जो 10 डेमा से आज जो एक नीचे से एक मूव आया है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और यहां से मुझे लग रहा है 575 के स्टॉप लॉस से इसे खरीदा जा सकता है और 598 और 604 के टारगेट्स के लिए हम अंबुजा सीमेंट को बाय कर सकते हैं। ओके, अंबुजा सीमेंट 583.40 पे आपकी लॉन्ग कॉल है। तो ये एक ट्रेड हो गया। अमोल जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। मुझे एक भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है करंट लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1120 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट उसके लग रहे हैं कि 1175 और 1185 तक जा सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1095। एक 2 वीक का करेक्शन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और अच्छे से रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो एक पोजिशनल अप ट्रेंड आने के चांसेस यहाँ से पूरे हैं। दूसरा मुझे एक SBI लाइफ अच्छा लग रहा है, 1460 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली उसका टारगेट रहेगा 1550 और टारगेट स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1425। हायर बॉटम फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक जो रिवर्सल हुआ है वो लगता है कि कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल अप ट्रेंड रह सकता है आने वाले दिन। ओके, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। जी विनय जी, मुझे इस समय ACC का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। 3 से 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ACC में फिर एक अप मूव दिख रही है।
2707 का इसका प्राइस है, 2670 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 2750 एंड 2775 के इसके टारगेट्स रहेंगे। दूसरा स्टॉक मेरे को जो अच्छा लग रहा है, दैट इज फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। कल भी ट्रैक्शन थी और आज भी फॉलोअप है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है यहाँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ट्रेड कर रहा है 1244 पे, स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 1230 का और गोदरेज कंज्यूमर के टारगेट्स रहेंगे 1275 पे। फेडरल बैंक देखिए न्यूज़ का इम्पैक्ट, कल वो न्यूज़ आई और उसके बाद आई थिंक मार्केट ने उसको बिलीव किया, मेन चीज़ ये थी, और अब 4% ऊपर ये स्टॉक 160 to 45 पर। मानस आपके पिक्स? देखिए, दो रिकमेंडेशन है। एक तो फार्मा स्पेस से पे ही ज्यादा ध्यान है, तो बायोकॉन पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, तो करंट लेवल्स पे बायोकॉन में खरीदारी करें। 274 का स्टॉप लॉस लगाएं, 292 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बायोकॉन में। दूसरा स्टॉक सिटी यूनियन बैंक का रहेगा, सीयूबी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी देखिए तो अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने बॉटम बनाया था 133-132 रुपए के आसपास, वहां से हाई टॉप शायद बॉटम बनना शुरू हुए और आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया स्टॉक ने। तो सिटी यूनियन बैंक में 137.50 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 145 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मार्केट में अब अच्छा मोमेंटम 22,016 अब निफ्टी पर, और सेंसेक्स 72,374 पर। ध्यान रखिए आज सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है और काफ़ी लोग आजकल सेंसेक्स ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज अगर सेंसेक्स के ऑप्शंस में जिस तरीके के वॉल्यूम्स हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो अब चलना शुरू हुए हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, कुछ ऐसे स्टॉक्स, मारुति, बेसिकली नॉन बैंक स्टॉक्स, रिलायंस, एक बार रिलायंस लेकर आइए अब जरा स्क्रीन पर, और रिलायंस भी कोशिश कर रहा है वापस डे हाई की तरफ बढ़ने की। ये देखिए जिस तरीके से मोमेंटम आया रिलायंस में, तो ये एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर। मानस के 3,000 की तैयारी करें रिलायंस के लिए अब? देखिए, रिलायंस पे तो काफी समय से मैंने 3150 की बात की है और वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है अनुज जी, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट हमें 2600-2650 की रेंज में देखने को मिला था, उसके टारगेट तो कम से कम 3150 के आते हैं। तो 3150 को टारगेट बना के चलना चाहिए। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय है तब तो आप टारगेट करीब करीब 3350 तक के भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 3150 के लिए पोजिशनल ट्रेड में बने रहिए। 2850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, रिलायंस से बात हो गई। अच्छा, एक और स्पेस जो कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ जिसकी जो डे हाई पर आ रहा है, एसीसी एट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। फिर आप लेके आइएगा अंबुजा, ये क्या, एक सेकेंड, अंबुजा लगभग 587 पे, ये डे हाई पर ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी जाने की कोशिश करता हुआ। और एक बार आप रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट को, अल्ट्राटेक सीमेंट 9922 पे ड्यूरिंग द डे, मतलब अब ये अपने पिछले 3 दिन के सिंकिंग जोन से बाहर निकलता हुआ। सुदीप, आपकी सीमेंट पर राय, कुछ मार्क कर रहे हैं आप इंट्राडे बेसिस पे? जी वीरू जी अगर हम देखें तो एसीसी में पिछले काफी दिनों में जब मार्केट में फॉल आया था तभी एसीसी ऑलमोस्ट ये 2550 के जोन को होल्ड करते हुए था। और इनफैक्ट जहां पे सीमेंट का पूरा स्पेस, अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक में फॉल आया था, बट वहां पे भी आज हमें रिबाउंड नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से अंबुजा और एसीसी स्पेसिफिकली ये दो स्टॉक्स है, तो वहां पे बहुत बढ़िया मोमेंटम है। और अंबुजा पे तो खैर मैंने कॉल दे ही दी, मुझे लग रहा है कि वहां पे 600-610 रुपए बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन एसीसी पर भी मुझे लग रहा है कि जब तक ये 2650 2660 का जोन होल्ड करता है तब तक यहाँ पे 2800 2850 के लेवल्स भी आ सकते हैं अगले 2 से 3 सत्रों में। तो सीमेंट आने वाले कुछ 2-3 सत्रों में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम हमें सीमेंट में नजर आएगा। ओके, सीमेंट में अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स के फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुनीता को ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट की काफ़ी अच्छी समझ है, तो उनसे जानते हैं कि इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। एक स्केयर आया था अर्ली दिस वीक वो यूएस की इन्फ्लेशन के बाद, लेकिन वो एक ही दिन टिका, उसके बाद मार्केट ने फिर मूव ऑन किया, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। क्या ये मान के चलें कि अब मार्केट रेडी है हायर एंड हायर हाइज लगाने के लिए? हाँ, देखिए जो इन्फ्लेशन का जो स्केयर आया था उसके बाद में यूएस बॉन्ड यील्ड्स तो ऊपर गई हैं, स्पाइक अप हुई हैं। वो जनरली वैसे मार्केट्स के लिए नेगेटिव होती हैं, पर आजकल क्योंकि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है
और लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं दिखती आ रही, तो इसलिए मार्केट्स जो है ये सारे नेगेटिव्स इग्नोर कर रही हैं, जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक अप होना, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे ही इवेंट्स को मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। और जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ अभी पहले तो सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा आ रही थी, अभी हमने देखा है कि कुछ धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी लिक्विडिटी जा रही है, फॉरेन लिक्विडिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। पर हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए फ्लोज आने की संभावना है और फ्लोज शायद आ भी रहे हैं अभी भी, तो उससे मार्केट में एक मोमेंटम शायद बना रहेगा। बिल्कुल मोमेंटम बना रहेगा। मीनवाइल मोमेंटम अब निफ्टी में 22,020 के ऊपर, अब हम निफ्टी पर निकलते हुए डे हाई की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर इस समय। पुनीता जी, एक मार्केट की जो प्रेफर्ड स्पेस रही है वो है पीएसयूज़, और लास्ट राउंड में जो पीएसयूज़ चलने शुरू हुए हैं, इस राउंड में रादर, वो हैं पीएसयू बैंक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट? क्या ये सिर्फ एक वैल्यूएशन कैचअप है, और आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? सो मेनली तो वैल्यूएशन कैचअप था, और अभी जैसे कि मार्केट में इतना रिटर्न आ चुका है, तो लोग लैगर्ड्स को देख रहे हैं, और देख रहे हैं जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो वो पूरा पीएसयू सेक्टर, इसलिए उसको अटेंशन मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है अच्छे से, तो एक ये गवर्नेंस का जो डिस्काउंट होता था पीएसयूज पे, अभी उस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि गवर्नेंस शायद इम्प्रूव हो गई हो, एंड ओवरऑल जो कि गवर्नमेंट इटसेल्फ डाइवेस्टमेंट टारगेट्स अपना सेट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट को भी फायदा है कि पीएसयू में इम्प्रूवमेंट आए, और फिर वो स्टेक सेल्स थोड़ा आगे जाके कर सके। तो इस कारण ये सारी चीजें देखते हुए पीएसयू में मोमेंटम बढ़ रहा है। और अगर आप देखें गवर्नमेंट के बजट में भी, और कैपेक्स भी देखें आप, तो कैपेक्स इंफ्रा स्पेंडिंग ज्यादातर गवर्नमेंट से ही हो रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उनमें काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे रेलवेज, एविएशन, इन सारे एरियाज में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो जो पीएसयू सेक्टर्स हैं, ज्यादातर इन सेक्टर्स में भी उनका एक्सपोजर है, तो उधर भी आप देख रहे हैं, चाहे रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है पीएसयू सेक्टर में, उधर भी बेनिफिट्स, जेन्युइन बेनिफिट्स आ रहे हैं। पुनीता जी, अब जब आप स्क्रीन पे इस वक्त बातचीत कर रही हैं, हम एक सेक्टर में और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं, और वो है ऑटो, और स्पेशली आज जो स्क्रीन पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी बड़ा मूव है। तो दिसंबर के आंकड़े थोड़े से ख़राब थे, बट मंथली सेल्स फिगर, बट आपको इस वक्त ऑटो लग कैसा रहा मैम? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर एट ऑल टाइम हाई, सेक्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अर्निंग्स बहुत अच्छी रही, परसों हमने M&M के नंबर्स को देखा। आपकी ऑटो पे रीडिंग क्या है मैम, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इज स्ट्रॉन्ग, एंड टू रीजंस। एक तो वेल्थ क्रिएशन जनरली बड़ी है, एंड स्टॉक मार्केट इज अ बिग कंट्रीब्यूटर। तो अगर आप देखें, रिटेल इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, ये लोग काफी स्टॉक मार्केट में भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसी रीजन से चाहे कंजम्पशन में, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे पैसेंजर कार्स हो, उधर भी स्पेंडिंग बड़ी है, क्योंकि पीपल आर फीलिंग वेल्दियर एंड रिचर। तो उससे भी एक और इकोनॉमी तो इंडिया की अच्छा कर ही रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में व्हीकल मार्केट ऑलवेज जनरली बेनिफिट्स। बट हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स थोड़े से वीक है, तो बट पैसेंजर व्हीकल्स अभी तो स्ट्रांग ही लग रही हैं। और आई थिंक अब थोड़ा सा वैल्यूएशन पर भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनीज जो है काफी अच्छे से परफॉर्म करी हैं। बट हाँ, इनमें आप देखें कि गवर्नेंस इश्यूज भी अच्छे हैं, उन कंपनीज की क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी अच्छी है। तो इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव ग्रोथ, इट इज कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वाकई, तो यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी हैं, और पुनीता जी का भी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें इस वक्त पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। मैम, इस अर्निंग सीजन को आपने देखा, जो कि अब पूरा हो चुका है, Q3 चला गया, आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर, नो डाउट अबाउट दैट, कि शायद पीएसयूज अच्छा कर रही हैं, प्राइस वाइज उसमें कोई पशुपेश है ही नहीं, बट नंबर वाइज सबसे अच्छा क्या लगा, और एनी काउंटर कॉल एट दिस टाइम?
नहीं, मेरे ख्याल से नंबर सबसे ज्यादा टर्न अराउंड तो फार्मा में आया है। फार्मा सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट 1 ईयर आई है, एंड वो मेनली बिकॉज ऑफ द यूएस जेनेरिक मार्केट जो है वहां पर इम्प्रूवमेंट आई है। तो हमारे इंडियन फार्मा कंपनीज और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है, बट उसके पीछे ये भी था कि ये कई साल से कंपनीज हर्ट कर रही थी, और अब फाइनली उनके जो सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वेदर इंडिया ग्रोथ, यूएस जेनेरिक्स, वहां सब जगह इम्प्रूवमेंट आती हुई लगी है। तो वो एक सेक्टर है जहां मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। और इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया अपॉर्चुनिटी है, वो अभी तक हमारी फार्मा कंपनीज ने यूएस एंड ग्लोबल जेनेरिक्स पे ध्यान दिया है। अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी पे भी मुझे लग रहा है कंपनीज ज्यादा ध्यान देने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ड्रग पेनिट्रेशन, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, इधर सब अभी इनिशिएटिव्स कंपनीज शुरू कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक सेक्टर है जहाँ सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, टर्न अराउंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल, डिफेंस, क्या यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं स्टॉक्स, या टू लेट? आई थिंक जनरली अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड में बढ़नी चाहिए, बिकॉज वॉर्स चल रहे हैं, एंड इंडिया का भी डिफेंस स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए, और उसी कारण ही ये स्टॉक्स जो है, एज आई सेड, एक तो ये पीएसयू सेक्टर बास्केट में ही बेनिफिट करे हैं, और साथ साथ में डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर भी शायद कोई है पॉसिबिलिटीज कि वो बढ़े। तो बट वैल्यूएशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो मार्केट है ये सब काफी कुछ एरियाज में फ्रॉथ भी बिल्डअप हो गया है। तो इसलिए जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, आप देखिए कई दिन जब स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त करेक्शन आती है, तो मार्केट जो है इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइजेस का अभी पोटेंशियल जो है नहीं है, क्योंकि इट्स पॉइज्ड फॉर परफेक्शन, कि मतलब सब कुछ ही अच्छा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से हालांकि लिक्विडिटी स्ट्रांग है और मोमेंटम इसलिए स्ट्रांग बना रहेगा, पर ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, नॉट स्पेक्युलेटिव अर्निंग्स। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, नॉट स्पेकुलेटिव अर्निंग्स। चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कुछ और मार्केट टॉपिक्स पर। और बाय द वे 22,038 अब निफ्टी पर, और अब लग रहा है कि रुकने को तैयार नहीं है। 22,038 और वो 22,050, 22,060 क्रॉस हो तो फिर उसके बाद वो जो ऑल टाइम हाई की ट्रजेक्टरी है वहाँ पर भी शायद मार्केट एक मूव दिखाए। अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस तेज़ी को कैसे भुनाया जाए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अभी भी मार्केट में मतलब डरना मना है, बाय करें? नहीं नहीं, मार्केट में डर डर बिल्कुल ना लगे, लेकिन कॉशन हमेशा होना चाहिए, सतर्क हमेशा रहना चाहिए। डर तो एक एक्सट्रीम इमोशन है अनुज, और डर और लालच के बीच में ही हम लोग हमेशा झूलते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आ रही है और जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि थोड़ी सी परिस्थिति इस बार अलग इसलिए दिख रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में भी आया, हमने सोमवार को देखा क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन द मार्केट। निफ्टी एक अलग आपको छवि दे रहा है, और जो टेक्सचर मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट्स का है, मिड कैप स्मॉल कैप का, वहां पे बिहेवियर अलग है। वहां पे इतना ज्यादा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, इतना चर्न हो रहा है कि आप अगर वॉलेटिलिटी को नहीं संभाल सकते या झेल सकते, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट ज्यादा गहरा पड़ सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज एक आध कुछ राउंड बाकी होगा कुछ कंपनीज का, बट कहीं भी हमको कोई इस टाइप का डर वाली चीज रिजल्ट्स में या मायूसी छाई हो कोई पॉकेट में, ऐसी कुछ चीज नहीं दिखी है। तो आई थिंक ओवरऑल थीम अभी भी थीसिस इंटैक्ट है, लिक्विडिटी भी है। सो आपके वैल्यूज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएंगी, बट वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा कम होते जाएगा जैसे जैसे ऊपर चीजें जाती। 22,032 अब बाय द वे वो काउंटडाउन ऑन है हमारा ऑल टाइम हाई के लिए। अच्छा प्रकाश जी, आपके 2-3 फेवरेट स्टॉक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम आए हैं, जैसे उनमें से एक टाटा मोटर्स, M&M, ये क्या स्ट्रीट प्राइसिंग कर रही है, और क्या इन लेवल्स पर भी लिया जाए इन स्टॉक्स को? तो अनुज,
एमएनएम में ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक जो ट्रैक्टर्स को लेके लोगों को बहुत चिंताएं थी और ये शुरू हो गया था एक्सपेक्टेशन की मार्जिन्स में अच्छी खासी एक मार पड़ेगी, वो हुई नहीं है। और जो जो ट्रैक्टर्स से वीकनेस आई वो उनके यूटिलिटी व्हीकल से, एसयूवी पैक से कवर हो गई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एमएनएम के नंबर्स में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छे नंबर्स दिखे इस लोगों को, लेकिन यहाँ से एमएनएम के लिए ऊपर और जाना बहुत बड़ी तेज रफ्तार से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वजन ज्यादा हो गया है उसमें इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन। लेकिन टाटा मोटर्स, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स भी पिछले साल आपने करा था बहुत अच्छी तरह कवर की, एक निफ्टी का यही स्टॉक है जो डबल हुआ है और कैलेंडर 23 में। और अभी जो टाटा मोटर्स का हुलिया है उसमें मुझे लगता है कि जेएलआर का कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला और प्राइस पॉइंट्स नीचे आना, मार्जिन इंप्रूवमेंट और डीलेवरेज, ये 4 फैक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं इनके लिए कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है। यहाँ से अच्छा खासा 20-25% का मार्च के नंबर्स जब आएंगे तो एक शायद हो सकता है इंटरिम पीक बने, बट तब तक मोमेंटम बना रहेगा। बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का भी माहौल बन जाएगा मार्च के नंबर्स के बाद। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र दिस साइड। और आपका एक प्रेफर्ड कॉल था मारुति भी, आज 400 रुपये ऊपर है लगभग। अब ये बहुत दिनों बाद निकला है इस रेंज से, प्राइस रेंज से। यस, लास्ट टाइम हमारी बात तब हुई थी जब जिमनी लॉन्च हुई थी। जिमनी अच्छा नहीं किया लेकिन प्राइस अब अच्छा कर रहा है। अब व्यू क्या है मारुति पर, टारगेट क्या है नया? वीरू नमस्कार। तो पहले तो मैं बता दूं, जिमनी ने अच्छा नहीं किया के अलावा एक चीज ये समझनी है कि जिमनी मास मार्केट के लिए उन्होंने बनाई भी नहीं है। जिमनी वाज अ वेरी क्लियरली एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तरीके से लॉन्च किया उन्होंने। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जिमनी के फैंस हैं, यूजर्स हैं, वो सेगमेंट एक बहुत अलग रहेगी। वो रॉयल एनफील्ड है ऑटो 4 व्हीलर्स की, सो वो मास मार्केट में कभी आ भी नहीं सकते। लेकिन मारुति में जो चेंज आया है वो इसलिए आया है कि इस बार के जो रियलाइजेशन उन्होंने दर्ज किए वो बहुत ही उम्दा, क्वालिटी उसमें बहुत इंप्रूव हुई है, ना जस्ट की क्वांटिटी इंप्रूव हुई है। मतलब क्वांटम तो इंप्रूव हुआ है, मार्जिन्स एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस। और दूसरी चीज जो टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है उनकी, वो वही पॉकेट्स में से आ रही है जहां पे वो क्या बोलते हैं, ग्रोथ दर्ज करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वो यूवी वाला सेगमेंट है, प्रीमियम कार्स है। उन्होंने सिलेरियो, ऑल्टो, वैगन-आर से थोड़ा सा अपना हाथ हटाया कि भाई इसमें हमको इतना फोकस नहीं करना जितना हमको प्रीमियम साइड में करना है। और अब मारुति इज बिकम अ प्रीमियम कार सेलर रादर देन अ एंट्री लेवल कार सेलर। सो एक रीपोजिशनिंग हुई है। दूसरी चीज जो मारुति के फायदे में हो रही है कि एक जो पेरेंट कंपनी ने जो हिस्सेदारी ली है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, उसके लिए उन्होंने उनको जो हिस्सेदारी दी है इसमें, जो उनके नए सुजुकी गुजरात वाले वेंचर में, उसमें उन्होंने मारुति के शेयर्स लेके भी हिस्सेदारी दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको भी वैल्यू दिख रही है और वो पैसे देने की बजाय वो कैश की जगह स्टॉक डील हुई है, विच इज अ वेरी फेवरेबल थिंग। तो मुझे लगता है मारुति का तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई विल ऑलवेज बी अ बिग फैन एंड एज अ डिस्क्लोजर शेयर होल्डर भी। लेकिन यहाँ से मारुति को ग्रो करने के लिए कुछ ट्रिगर्स जो चाहिए होंगे वो हाइब्रिड साइड में लॉन्चेस के साथ साथ आएंगे और देखते हैं कैसे होता है, किस टाइप का रिस्पांस मिलता है। बट आई थिंक ऑल टाइम हाई पे आने से एक चीज तो साबित होगी कि ऑटो सेक्टर में जो 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 रिवाइवल आ रहा है उसमें लीडर्स को फायदा ज्यादा होगा। और अभी Hyundai का जब आईपीओ आएगा तब एक अलग माहौल सेट होगा। आपको समझ आएगी कि Hyundai बिके चाहे जितनी भी, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, कितनी है, वो सब चीजों का भी खुलासा होना शुरू हो जाएगा। तो तब आपको समझ आएगा कि मारुति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मार्केट फ्रॉम अ लिस्टेड पर्सपेक्टिव। तो वो उसकी वैल्यूएशन जो है, प्रीमियम जो है, वो बरकरार रह सकता है। अच्छा प्रकाश सर, ये बताइए, कोई कॉन्ट्रा कॉल ली आपने बहुत लोअर प्राइसेस पे? कोई भी कॉल ली हो? मैं जैसे एक इंस्टेंस रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, जुबिलेंट फूड। आई थिंक आप देखिए जोमेटो कहाँ से कहाँ चला गया, 43 का 152, क्लोजर टू इट्स आई थिंक ऑल टाइम हाई, बट ये सिंक हो रहा है। आपका कोई ऐसा ही कॉन्ट्रा कॉल, और जुबिलेंट पे अगर कोई व्यू हो तो बताइएगा। दोस्तों जुबिलेंट पे थोड़ी सी मायूसी बनी रहेगी क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल क्वेश्चनेबल होता जा रहा है, स्ट्रगल हो रही है। बट मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ कि पिज्जा के कंपैरिजन में बर्गर हमेशा एक फेवरेबल प्ले रहने वाला है बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, जो ईज ऑफ वो है, पोर्टेबिलिटी जो है। तो एक पिज्जा को पैक करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मेहनत लगती है, उसके कंपैरिजन में अगर आप बर्गर देखें तो वो जो जिस गत्ते के डिब्बे में भी आता है
उसकी भी कॉस्ट 1/3 है। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हिच मैटर इन द बिजनेस। वो यूनिट इकोनॉमिक्स को जो हम जब फोकस करते हैं, और उस लिहाज से ही आप देखें तो बर्गर वाली कंपनीज ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उसमें एक रेस्टो ब्रांड्स एशिया करके कंपनी है, बर्गर किंग की ब्रांड से जो चलते हैं, उनका अगर आप ग्रोथ देखें, जो मैट्रिक्स देखें जो इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रोथ जो सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है, तो वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। तो आई वुड बिलीव लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वो दे सकता है। और वैल्यूएशन वाइज ये वही है जहां आईपीओ के बाद खुला था, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत महंगा हो गया। तो कुछ फैक्टर्स इसमें फेवरेबल है। बट जो कॉन्ट्रा कॉल आप जो कह रहे हैं, उसमें मुझे लगता है फार्मा और केमिकल्स, ये दो सेक्टर्स में बहुत क्लियरली, फार्मा तो ऑफकोर्स नवंबर से ही चलता शुरू दिखा है हम लोग को, कि बड़ी कंपनीज लुपिन ने, सिप्ला ने, सन फार्मा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। बट अब अगर आप देखें, और आज फार्मा चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो काफी टाइम से बता रहा हूँ कि फार्मा विल बी द सेक्टर ऑफ 24। और उसमें अगर आप देखें कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है फ्रॉम अ प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ पीजी बेसिस। एक कंपनी एग्जांपल के तौर पे लिए नैटको फार्मा। मेरे ख्याल से नैटको फार्मा को अगर आप समझेंगे 17,000 करोड़ मार्केट कैप पे आपको मिल रही है, कोई बहुत महंगी नहीं है। पिछले साल की परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट 700 करोड़, 750 करोड़ के करीब था। तो उस बेसिस पे भी, ये तो ट्रेलिंग बेसिस पे भी हुआ है, लेकिन इस ये जो 6-9 महीने का जो परफॉर्मेंस है, उसको अगर आप देखें तो शायद वो इतने कम पी पे मिल रही है कि शायद ही कोई इतनी बड़ी फार्मा कंपनी आपको सस्ते में मिल रही होगी। सो जो डोमेस्टिक, और पुनीता जी अभी समझा रही थी कि इट्स नॉट जस्ट यूएस जेनेरिक्स, वहां तो रिवाइवल है ही है, लेकिन आपके डोमेस्टिक फार्मा स्पेस में जो डेप्थ क्रिएट हो रही है, जो नंबर्स इप्का के, नैटको के, टोरेंट, इस सब आने लगे हैं, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे एक री रेटिंग होगी, और अभी भी अंडर ओनरशिप है। तो जैसे ही आपको, आज ऑफकोर्स 8-10% ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही कूद के ले लेना है, बट जब भी चांस मिलता है, मार्केट आपको सोमवार जैसे कोई वो छटाई देता है, मौका देता है, तो वो ऐसी चीजों को आपको फोकस करना चाहिए। और दूसरा जो सेक्टर मैंने कहा, कॉन्ट्रा व्यू थोड़ा सा रहेगा, और अनुज ने इस पे एक बार डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले, 2 हफ्ते पहले, कि केमिकल्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें लीडरशिप वाले जो स्टॉक्स हैं, या जो फ्लैग बेरर्स जिनको हम लोग कहते हैं, कि जो पहले शुरुआत करते हैं इंप्रूवमेंट की, उसमें आरती इंडस्ट्रीज की कमेंट्री आप देखिए, उन्होंने पहली बार तिमाही के नंबर्स आने के बाद ये बोला कि डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है यूरोप। यही चीज आपको दीपक नाइट्राइट के नंबर्स में दिखी है। तो जो नंबर्स की इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है, अगर ये शुरुआत है, तो आपको एक बॉटम लेवल पे मिल रहा है। आरती इंडस्ट्री मेरे ख्याल से नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ा होगा, लेकिन अभी भी आई डोंट थिंक कहीं उसमें बहुत इतनी तेजी आई है कि आप मिस कर गए। बहुत गुंजाइश है री रेटिंग की, और आज भी वो ऑल टाइम हाई से मार्केट कैप जो उसका हुआ करता था 35,000 करोड़, वहां से 25,000 पे ही है। सो देयर इज स्टिल लॉट दैट कैन चेंज। और इस दरमियान ये जो 18 महीने में जो फार्मा केमिकल कंपनीज पे बहुत जब मंदी का माहौल बना रहा, उन्होंने अपनी कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली मैनेज किया, ज्यादातर कंपनीज ने। तो वो जो सप्लाई साइड पे जो डायनेमिक्स है, वो चेंज हो गए, बेल्ट टाइटनिंग हुई है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई कमर कस के उन्होंने अपना खर्चा कम कर दिया ताकि सर्वाइव कर सके। और अब जब ग्रोथ आएगी, डिमांड शुरू होगी, तो आपको एक बहुत डिस्प्रपोर्शनेट अच्छा ग्रोथ इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज में दिखना शुरू हो जाएगा। सो आरती इंडस्ट्रीज बहुत कॉन्ट्रा कॉल में एक दिया जा सकता है। और जनरली फार्मा एंड केमिकल्स में ये होता है कि ये सेक्टर रोटेशन में जब चलना शुरू होता है, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेंड इसमें बैठ जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस टाइप का आपको माहौल दिखेगा, जब डिफेंस और पावर और इन सब चीजों से लोग पैसा निकालेंगे, तो लगाएंगे का, तो इंस्टीट्यूशनल पैसा तो इन्हीं चीजों में आएगा, तो थोड़ा सा वहां पे एडवांटेज आपको मिल सकता है। एक आखिरी सवाल प्रकाश आपसे, और मुझे याद है इन द पास आपने कुछ मल्टी बैगर, मतलब 50-100 बैगर्स आइडेंटिफाई किए थे। 2 नाम जो मुझे ध्यान आते हैं, टेस्टी बाइट और एक एम्बर एंटरप्राइजेस। ऐसा कुछ ध्यान में है अभी इस समय? अनुज, वो उन चीजों को ढूंढने का या उस पे पकड़ आने के लिए थोड़ा सा माहौल एक्सपेंसिव है। आज बाजार तेज है, तो आपको उस टाइप की वैल्यूएशन नहीं मिलती। लेकिन वो ये कहने का मतलब ये है कि कई कंपनीज अभी भी ऐसी दिख रही हैं, जहां पे, जैसे मैंने नैटको की बात की, नैटको के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो बिजनेस सामने दिख रहा है, उनकी कमेंट्री जो है, वो यहाँ से डबल होने में समय नहीं लग सकता। लेकिन अब लोगों को चाहिए कि वो 1 महीने में परफॉर्म करके दिखाए, 1 साल तो दूर की बात हो गई आजकल। सो मल्टी बैगर्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो जिस टाइप का आपको परसिवरेंस चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मल्टी बैगर्स
का माहौल अभी ढूंढने का माहौल थोड़ा सा मुश्किल है, पर आएगी, वो फिजा बदलेगी तो होगा। अगर सोमवार वाज एनी इंडिकेशन, कभी ना कभी तो इस टाइप का माहौल बनेगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं समझ रहा, अभी मार्केट मोमेंटम है, इट्स नॉट फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू और ग्रोथ और मोमेंटम, ये तीनों का बिहेवियर इतना अलग होता है अनुज। बट मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए आपको जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसे लगाने पड़ते हैं, उसमें रिस्क ये हो जाता है कि जब मार्केट पलटती है तो आप फंस जाते हैं, आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो वो उस टाइप की थोड़ी सी डिफिकल्टी की वजह से इतनी हिम्मत नहीं कर रहा हूं मैं कोई डिस्कस करने की स्टॉक। बट मेरे हिसाब से आपको अभी भी पैसा लगाने से डरना नहीं चाहिए। मतलब मार्केट से बिल्कुल आप सतर्क रहें, लेकिन लगाने से डरे ना, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो अच्छी चीजें भी आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक व्यू ऐसा हो जाता है कि हर चीज महंगी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 10 में से एटलीस्ट 2 चीज अभी भी आपको वैल्यू दे सकती है या ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यूएशन दे सकती है। पहले 6-7 होती थी, अब वो 2 ही है। लेकिन छटाई करके अगर अपना पोर्टफोलियो संवारे तो थोड़ा सा होगा। और जो आपकी पुरानी मिस्टेक्स है उनको निकालने का समय है। ये लास्ट कॉल है, जिसको कहते हैं ना, लास्ट बोर्डिंग कॉल आता है एयरलाइंस में, कि इस छटाई इस मोमेंटम में अगर आपने पुरानी गलतियां जो लेके रखी है पोर्टफोलियो में उनको नहीं सुधारते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि किसमें से एग्जिट करना है रादर देन किसमें एंट्री लेनी। बिल्कुल, देखिए मार्केट का एक मंत्रा होता है कि सेल योर मिस्टेक्स इन अ बुल मार्केट एंड बाय योर रिग्रेट्स इन अ बेयर मार्केट। तो इस समय बड़ी बुल मार्केट है, तो सेल योर मिस्टेक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज प्रकाश। हैव अ गुड वीकेंड। You too, thank you. मार्केट है डेज हाई 22,036, तैयारी कर लीजिए ऑल टाइम हाई की, आज ही लगना चाहिए। नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, बिल्कुल सही, आज ही लगना चाहिए और बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ हरियाली, सेक्टोरल भी अच्छी खासी तेजी, और आज सब तरफ आज HDFC बैंक फिर हरे में आ गया है। हाँ, तो वापस आ गया हरे में, लेकिन ICICI बैंक और रिलायंस आज लीड कर रहे हैं, ICICI बैंक खास तौर से। हाँ। बिल्कुल, चलिए फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट